तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई का चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के अपडेट से। तो अब इस चीज़ को देखकर मैं तो एक चीज़ पे शर्त लगाने को भी तैयार हूँ कि इस आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के लाइनअप में कोई भी बॉडी बिल्डर इतने फियरलेस तरीके से तो ट्रेनिंग नहीं कर रहा होगा, वो भी इस 1 वीक आउट के टाइम पीरियड में। इवन बहुतों का तो ये भी कहना है इस 7 डेज आउट में हार्डी जिस तरीके से 200 पाउंड्स के डंबल्स के रो लगा रहे हैं वो एक्चुअली में काफ़ी रिस्की चीज़ है। इवन कहीं ना कहीं ये इंजरी के रिस्क को भी काफ़ी बढ़ा सकती है। इवन हार्डी करंट में जैसे लीन और कंडीशन फिजिक को कैरी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे ये भी पता चलता है कि वो फिलहाल काफ़ी लो कास्ट पे चल रहे होंगे। हालांकि वो चीज़ यानी वो डाइट उनके फिजिक पे तो काम बढ़िया कर रही है, बट उसके बावजूद हार्डी को इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिल रही है ये तो सोचने वाली बात है। अब कुछ लोग इनके फॉर्म को लेकर भी थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग इनका ये फॉर्म परफेक्ट फॉर्म है, खासकर इनके खुद के लिए, क्योंकि जब बात आती है माइंड मसल कनेक्शन या मसल कॉन्ट्रैक्शन की तो डेफिनेटली एक मिस्टर ओलंपिया को वो चीज़ हमसे ज़्यादा बढ़िया पता होती है। एंड अगेन इस फॉर्म में ना ही आपको कोई जर्किंग्स दिखेंगे ना ही ज़्यादा मोमेंटम्स, और एक्चुअली में हार्डी अपने वर्कआउट्स में इसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज भी होते हैं। वैसे इस लाइनअप में ऐसे भी काफ़ी बॉडी बिल्डर्स है जो कि लो कास्ट में रहने के बावजूद स्टिल अभी तक उस कंडीशनिंग को अचीव नहीं कर पाए, और वही एक हार्डी है जो शो के 3 हफ्ते पहले भी स्टेज रेडी कंडीशनिंग को कैरी कर रहे थे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि इस बार हार्डी कैसे फिजिक को लाने की तैयारी में है। इवन मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली इस बार हार्डी अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक के साथ ही आने वाले हैं, क्योंकि पर्सनली हार्डी शो के वैल्यू को बहुत बढ़िया तरीके से समझ चुके हैं एंड वो इसी वजह से किसी भी कीमत में इस शो को हारना अफोर्ड नहीं करने वाले, और वो भी सैमसन दादा के सामने जिनको कि हार्डी ऑलरेडी इस ओलंपिया में बीट कर चुके हैं। अब भाई बात करते हैं हकीम विलियम्स के ऊपर। वैसे शायद से जनरेशन आयरन की जो टीम है वो मजाक के मूड में होगी, क्योंकि बस हाल ही में उन्होंने हकीम विलियम की इस अपडेट को शेयर किया और वहाँ उनका कहना है कि ये अपडेट 6 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपडेट है हकीम का वो एक पुराना अपडेट है, और पुराने से मेरा मतलब काफ़ी पुराना, इवन कुछ साल पहले का भी अपडेट हो सकता है, क्योंकि इस अपडेट को देखकर आप भी ये समझ पाओगे कि ये फिजिक कहीं से 4 वीक्स आउट की दिखी नहीं रही। वैसे हकीम की तरफ से इस बार हमें ज़्यादा फिजिक अपडेट्स तो देखने ही नहीं मिले थे, खासकर इस प्रेप के रिगार्डिंग, जहाँ की इनका लास्ट अपडेट ये साइड चेस्ट वाला पोस्ट का था जिसको कि इन्होंने 3 वीक्स आउट में पोस्ट किया था, और उसके बाद से लगभग 0 अपडेट्स ही हमें इनके तरफ से देखने मिले। बाकी बात करें इस पोज की यानी साइड चेस्ट पोज की, तो एक्चुअली में साइड से हकीम की फिजिक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखती भी है। इवन कहीं ना कहीं इनके साइड पोजेस इनके स्ट्रॉन्ग पोजेस में से भी आते हैं। बाकी इस बार तो हकीम भी लगभग 1 साल के गैप के बाद कमबैक कर रहे हैं, जहां इनका लास्ट शो था आर्नोल्ड क्लासिक 2023 का। इवन उस शो में भी इनकी फिजिक काफ़ी बढ़िया दिख रही थी, बट देन उसके बाद उनके शोल्डर में एक सर्जरी हुई जिसकी वजह से इन्होंने खुद को हील करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम भी लिया था। बाकी करंट में तो हकीम काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, इवन काफ़ी हेवी वेट्स को भी लिफ्ट कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार हकीम कैसे फिजिक के साथ आते हैं, और अगर ये अपने ऑल टाइम बेस्ट को ले आ पाए देन क्या वो फिजिक टॉप 5 को क्रैक कर सकती है या नहीं, वो भी एक देखने वाली बात होगी। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं टेरेंस रफेन के ऊपर। तो अब इनके तरफ से भी काफ़ी टाइम बाद ही हमें एक फिजिक अपडेट देखने मिला। वैसे मेरे ख्याल से शायद ये एक ऐसे लौते क्लासिक फिजिक डिवीजन के बॉडी बिल्डर है जिन्होंने कि आर्नोल्ड क्लासिक के टाइटल को 2 बार जीता है, बट उसके बावजूद अब इस ईयर को लेकर कंटिन्यूस 2 साल से टेरेंस ने आर्नोल्ड क्लासिक को स्किप कर दिया, और कहीं ना कहीं उसके पीछे टेरेंस के कुछ पर्सनल रीजंस भी है। वैसे एक बात तो है कि बाकी किसी भी डिवीजन के कंपैरिजन में क्लासिक फिजिक डिवीजन कुछ ज़्यादा ही स्पीड से ग्रो होती जा रही है। इवन इस डिवीजन का जो कंपटीशन है वो भी उतने ही पेस के साथ बढ़ता जा रहा है। खासकर अगर हम 2020 के ईयर के ऊपर ही बात करें, जिस टाइम पहली बार टेरेंस क्रिस बर्नस्टेड के अगेंस्ट रनर अप आए थे, तो उस टाइम के मुकाबले भी ये डिवीजन काफी ज्यादा ग्रो हो चुकी है। इवन अगर हम 2019 के क्रिस बर्नस्टेड के ओलंपिया फिजिक को 2022 या 2023 के ओलंपिया लाइनअप के मुकाबले ही कंपेयर करें तो उस बेस पे भी क्रिस का 2019 का वर्जन हार जाएगा। तो यहाँ अगर टेरेंस की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग अगर वो इस डिवीजन के साथ कंटिन्यूस खुद को ग्रो करना चाहते हैं देन उन्हें एक लंबा ऑफ सीजन लेकर अपने साइज को ग्रो करना होगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इनके फ्रेम में अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है मसल्स को ऐड करने के लिए। इवन मेरे ख्याल से ओलंपिया टॉप 7 क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर्स के लिस्ट में शायद टेरेंस एक ऐसे लौते बॉडी बिल्डर है जिनके पास अभी सबसे ज़्यादा स्पेस है अपने फिजिक में मास ऐड करने के लिए। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी अपने वेट कैप के मैक्स को हिट करेंगे, बट अगर ये कुछ और पाउंड्स मसल अपने फिजिक में ऐड कर भी लेते हैं देन डेफिनेटली इनकी प्लेसिंग और ऊपर आ सकती है। तो 2023 में तो डेफिनेटली इन्होंने काफ़ी बढ़िया फिजिक लाया था, बाकी देखते हैं कि 2024 में ये उस फिजिक को इंप्रूव करके ला पाते हैं या नहीं। अब भाई बात करते हैं टोनियो बर्टन के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से लगभग 12 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं न्यूयॉर्क प्रो शो के रिगार्डिंग, और अब तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं निक वॉकर को आंसर्स देने शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ आप टोनियो के कैप्शंस को पढ़कर भी समझ पाओगे। हालांकि इन्होंने कहीं पे निक को मेंशन तो नहीं किया, बट अगेन निक तो निक है, एंड निक ने कैप्शन का आंसर सीधा कमेंट सेक्शन में ही देना शुरू कर दिया। वैसे कहीं ना कहीं निक और टोनियो के बीच ये एक राइवलरी फैंस के बीच एक्साइटमेंट को और भी ज़्यादा क्रिएट करने वाली है।
इवन अगर आपको याद होगा तो सेम 2021 के न्यूयॉर्क प्रो के पहले भी निक वॉकर और ब्लेसिंग अवधीवु के बीच सेम राइवलरी देखी गई थी। वैसे सेम कहना तो गलत होगा क्योंकि वो राइवलरी इससे भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इवन पर्सनल थी। बट वही जब कंपटीशन का टाइम आया तो ब्लेसिंग के लिए पूरा गेम ही पलट गया क्योंकि उस शो में ब्लेसिंग टॉप 5 के भी बाहर प्लेस हुए थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टोनियो के साथ भी ऐसा होने वाला है क्योंकि एक्चुअली में टोनियो काफ़ी बढ़िया बॉडी बिल्डर है। इवन करंट में तो टोनियो न्यूयॉर्क प्रो शो के रेनिंग चैंपियन भी है और साथ ही साथ वर्ल्ड के 8th बेस्ट बॉडी बिल्डर भी। बट वही जब बात आती है निक वॉकर की तो तब हम इस बात को भी जानते हैं कि निक एक ऐसे बॉडी बिल्डर है जो कि पोटेंशियल रखते हैं फ्यूचर में मिस्टर ओलंपिया बनने का। अब माना कि टोनियो एक काफी गिफ्टेड बॉडी बिल्डर है, इवन उनका शेप भी निक के मुकाबले काफी बेटर आता है। इवन कंडीशनिंग वाइज भी टोनियो इंप्रेसिव दिखते हैं। बट टोनियो मात खाते हैं साइज के मामले में, और जब बात आती है ओपन डिवीजन बॉडी बिल्डिंग की तो वहाँ साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और निक तो है ही एक मास मॉन्स्टर, इवन कहना बेटर होगा कि मोस्ट फ्री की मास मॉन्स्टर, जिनके सामने टोनियो साइज वाइज तो टिकने ही नहीं वाले। बाकी उम्मीद तो है कि टोनियो भी इस साल हो सके उतना निक को टक्कर देंगे, जिससे कि इंडस्ट्री को भी ये पता चल पाए कि टोनियो के अंडर भी एक्चुअली में एक काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। अब भाई जब न्यूयॉर्क प्रो की बात उठी है तो उस मामले में हम रूबियल मॉस्केरा को तो इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली में इन्होंने काफ़ी पहले इस चीज़ का हिंट दे दिया था कि ये न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करेंगे। इवन मेरे ख्याल से तो शायद इन्होंने अपने प्रो डेब्यू यानी प्राग प्रो के बाद ही इस चीज़ का हिंट दे दिया था। वैसे करंट में रूबियल एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर साथ ही साथ लेजेंडरी ट्रेनर क्रिस कॉर्मियर के गाइडेंस में है, साथ ही 2 टाइम्स क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया ब्रियन एंसले के गाइडेंस में भी। इवन क्रिस कॉर्मियर तो करंट में रूबियल के पोटेंशियल को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इवन उनका ये भी कहना है कि रूबियल जब भी नेक्स्ट टाइम स्टेज पर कम्पीट करेंगे तो वो प्राग प्रो के मुकाबले भी एक बेटर फिजिक को लाएंगे। इवन पर्सनली रूबियल के करंट फिजिक अपडेट्स को देखकर मुझे भी इनकी करंट फिजिक और इनकी कंडीशनिंग न्यूयॉर्क प्रो के 12 वीक्स आउट के अकॉर्डिंग काफ़ी इंप्रेसिव दिखती है। और इसके बावजूद अभी इनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा भी हुआ है इस शो के प्रेप के रिगार्डिंग, तो पता नहीं इस बीच रूबियल और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने वाले हैं। और इवन रूबियल उन बॉडी बिल्डर्स में से भी नहीं है जो कि शो के टफ लाइनअप को देखकर कम्पीट ना करे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अपने प्रो कार्ड जीतने के अगले ही दिन प्राग प्रो जैसे कंपीटिटिव लाइनअप में अपना प्रो डेब्यू ही नहीं करते, और वो भी सैमसन दादा जैसे एक बॉडी बिल्डर के अगेंस्ट। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये निक वॉकर से भी घबराने वाले तो नहीं है। बाकी मैं तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि जब 2 फ्रीकी मास मॉन्स्टर्स एक दूसरे के सामने कम्पीट करेंगे तो तब कैसा सीन क्रिएट होगा। अब भाई बात करते हैं हॉर्स एमडी के ऊपर, तो वैसे तो सिर्फ हॉर्स ही नहीं बल्कि ब्राजील के सारे बॉडी बिल्डर्स जो कि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट करेंगे वो सारे कोलंबस आ चुके हैं। अब बात करें इन अपडेट्स की तो हॉर्स इन अपडेट्स में एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिख रहा है। वैसे माना कि शो ग्रेजुअली सामने आती जा रही है, स्टिल बहुत लोग अभी भी हॉर्स को टॉप 5 के लिस्ट से बाहर ही रख रहे हैं, क्योंकि खासकर उनको लगता है कि हॉर्स कंडीशनिंग वाइज पीछे चल रहे हैं और उनकी कंडीशनिंग और बेटर होनी चाहिए थी। बट अगेन कल भी हमने इस चीज़ के ऊपर बात किया था कि सेम रोमानिया प्रो से पहले भी उनके साथ यही सीन्स थे, बट देन रोमानिया प्रो के हॉर्स के फिजिक को देखने के बाद सारे शॉक्ड थे। वैसे इस बार भी हॉर्स एक लंबे टाइम से ही लो कास्ट पे चल रहे हैं, जिससे कि वो रोमानिया प्रो से भी बेटर दिख पाए। इवन मेरे अकॉर्डिंग तो हॉर्स की फिजिक एक्चुअली में कंडीशनिंग वाइज काफ़ी इंप्रेसिव दिख रही है। साथ ही साथ ओवरऑल इनका जो साइज निकल के आ रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। बट अगेन मैं अभी भी इनके बैक डबल बाइसेप्स पोस्ट को लेकर थोड़ा बहुत डाउट में तो हूँ ही, क्योंकि साइड और फ्रंट से हॉर्स डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखते हैं। तो अगर ये इस बार अपने बैक डबल बाइसेप पोस्ट को इंप्रूव करके आ जाते हैं देन मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेटली टॉप 5 को क्रैक कर लेंगे। अब भाई बात करते हैं राफेल ब्रांडो के ऊपर, तो अब इनका एक अपडेट आया हुआ है जहां ये अपने एब्स और अपने ऑब्लिक्स साथ साथ अपने थिन स्किन को शो कर रहे हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो राफेल डेफिनेटली टॉप 3 को क्रैक कर ही लेंगे, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो राफेल एक स्मॉलर वर्जन के साथ भी पास्ट में यानी 2022 ओलंपिया में जेम्स हॉलिंगसेट जैसे बॉडी बिल्डर को बीट करने में सक्सेसफुल थे, और इस बार तो राफेल उस मुकाबले 5 से 7 पाउंड हेवियर बॉडी वेट के साथ आने वाले हैं। और साथ ही साथ राफेल के साथ और एक एडवांटेज है उनके ब्यूटीफुल शेप और स्ट्रक्चर का, जो कि खासकर आर्नोल्ड क्लासिक के जजेस को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि एक्चुअली आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के जजेस एक एस्थेटिक फिजिक को ज्यादा प्रेस करते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन ये उठ के आता है कि क्या इन सब चीजों के बावजूद राफेल सैमसन को बीट कर पाएंगे, जो कि एक्चुअली राफेल के एक बिगर वर्जन जैसे है। तो भाई आप में से किस किस को लगता है कि राफेल सैमसन को बीट कर पाएंगे, ये आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब भाई बात करते हैं माइकल क्रिजो के ऊपर, तो अब इन्होंने भी अपना एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है एम्प्रो क्लासिक प्रो स्पेन के रिगार्डिंग, जहां क्रिजो इस साल अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए तो कम्पीट करेंगे ही, साथ साथ ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए भी। वैसे मेरा मानना है कि क्रिजो अगेन इस शो को जीत जाएंगे। अब क्रिजो 2022 ओलंपिया के कंपैरिजन में 2023 ओलंपिया में 12th से सीधा 7th प्लेस पे आ गए थे, बट आई थिंक कि अब उनकी प्लेसिंग और आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि इस साल ओलंपिया का लाइनअप कितना कम्पिटिटिव होगा ये आप सबको भी पता है। और अगर क्रिजो अपने प्लेसिंग को ऊपर लाना चाहते हैं देन उन्हें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स करके आने पड़ेंगे। वैसे ओलंपिया में इनकी कंडीशनिंग तो बढ़िया थी, बट अब वो उस कंडीशनिंग को भी और पुश नहीं कर सकते, क्योंकि तब उनका जो मसल मास है वो डाउन होने लग जाएगा, जिससे कि उनकी प्लेसिंग और नीचे जाएगी। बाकी मेरे अकॉर्डिंग क्रिजो अगर इस बार अपने फुलरनेस और अपने कंडीशनिंग को मेंटेन करके ला पाते हैं देन तब भी वो इनफ नहीं होगा उनके प्लेसिंग को ऊपर लाने के लिए। अब भाई इसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं कैलम वन मॉगर के ऊपर, तो फाइनली इस चीज़ को देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि ये फिर से खुद को बिल्डअप करने में लगे हुए हैं, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स एक्चुअली में इनके साथ काफ़ी बुरे गुजरे हैं, और उसमें से भी सबसे बुरा फेस था इनके साथ 2023 में, जहां इन्होंने अपने पेट डॉग को तो खोया ही, और उसके कुछ टाइम बाद इनके ब्रदर की भी डेथ हो गई, और उसके बाद से कहीं ना कहीं इन्होंने अपने वर्कआउट करने का जो डिजायर था उसको ही छोड़ दिया था। इवन कुछ महीनों में अपनी लाइफ से भी फेड अप हो गए थे।
वैसे कहीं ना कहीं पास्ट में ये अपने वर्कआउट की वजह से ही इतने ज़्यादा फेमस हुए थे और इतने ज़्यादा पसंद भी किए गए थे। बट उसके बाद जैसे ही इन्होंने वर्कआउट को छोड़ा, देन उनका जो फिजिक था वो भी डिक्लाइंड वे में चला गया। बाकी करण में इनके फिजिक को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे अपने ट्रैक में वापस आ रहे हैं। इवन उससे भी बड़ी बात कि करण में इनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक हो चुका है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इनकी फिजिक कभी उतनी अच्छी तो थी ही नहीं ये टॉप क्लासिक फिजिक बॉडी बिल्डर्स में से आ सके। बट एक्चुअली में उनको कभी इस बेस पे फॉलोअर्स मिले भी नहीं, और खासकर उनके जो 3 मिलियन फॉलोअर्स है उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके कंटेंट का ही रोल था, और कुछ रोल था आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ उनके सेम दिखने का। तो होप कि ये अपने ट्रॉमा से जल्दी बाहर आए और अपने ट्रैक पे वापस आ जाए। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।